हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 10th क्लास की जो यूनिट 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसके जो पहले वाला पोर्शन है वो हमने देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, जो इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है कंप्लीट इसी वीडियो में देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें कि कोई भी सॉल्यूशन है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है, तो उसका पीएच क्या होगा। तो क्वेश्चन 1, तो इसमें क्या दिया गया कि कोई लिटमस है जो किसको बदलता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। हमें क्या पता होता है कि जो भी लिटमस होता है जब वो रेड टू ब्लू बदले तो वो उसका जो पीएच होगा वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। कि जब कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने पीएच डाला, पीएच पेपर डाला, लिटमस डाला, तो उसमें क्या होता है कि वो पहले लाल था उसके बाद वो ब्लू हो गया, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि जो भी सॉल्यूशन है वो बेस का है। अब हमें बताना है कि उसका पीएच कितना होगा। तो हमें क्या पता है कि जो पीएच होता है वो लेस देन होता 7 हो तो एसिड का होता है, इक्वल टू 7 हो तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और पीएच मोर देन 7 हो तो उसको हम बेसिक बोलते हैं। तो इन ऑप्शंस में से हमें ये देखना है कि कौन सा पीएच मोर देन 7 है। 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब कि एक सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन दिया गया हमें, जब हमें एग शेल से इसके साथ कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलता है, वो क्या करता है कि जो भी लाइम वाटर होता है उसको मिल्की बना देता है। तो उस सॉल्यूशन में क्या बचा होगा हमें ये बताना है। तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, HCl होगा। उसके बाद क्या बोला है कि 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी completely neutralized by the 8 ml ऑफ, क्वेश्चन 3 क्या बोला हमसे कि 10 ml सॉल्यूशन है किसका, NaOH का, उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 8 ml कितना HCl लेना है। अब हमसे पूछा गया है कि हम इस 10 ml की बजाय इस सॉल्यूशन का 20 ml ले लें तो हमें कितना HCl चाहिए होगा। सिंपल सी बात है, 10 ml के लिए तो 8 ml चाहिए है, जब हमने इसकी अमाउंट को डबल किया है तो हमें इसकी भी अमाउंट ही डबल करनी पड़ेगी। तो जो 20 ml NaOH है उसको कितना HCl चाहिएगा, 16 ml। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 ml। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कि जब इंडाइजेशन की समस्या होती है तो उस टाइम पे हम किस मेडिसिन को यूज में लेके आते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो अपना स्टोमक है उसमें क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो एसिड यूज होता है वो किस में यूज होता है, एसिड को हम किस में यूज लेके आते हैं, HCl प्रोड्यूस होता है, उसको हम डाइजेशन में यूज करते हैं, डाइजेशन में यूज करते हैं। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आ जाए कि जिसमें डाइजेशन की समस्या खत्म हो जाए, मतलब कि डाइजेशन ना हो, इंडाइजेशन की समस्या आ जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा कि मतलब क्या एसिड बने तो होगा उसी स्पीड से, लेकिन जब डाइजेशन नहीं होगा तो जो एसिड की अमाउंट है वो अपनी बॉडी में बढ़ जाएगी। तो उस केस में इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या डालेंगे, एंटा एसिड। तो क्या डालेंगे, एंटा एसिड। उसके बाद क्या करना, हमें 1 वर्ड इक्वेशन लिखनी है अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए। तो लिखते हैं 1 बाय 1। क्या लेना, सबसे पहले ए, क्वेश्चन 5 ए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किससे लिखते हैं, H2SO4 से। किसके साथ रिएक्ट होगा, Zn के साथ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस में H2। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एसिड था, उसमें जब हमने मेटल डाली तो हमने क्या मिला, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसका बी पार्ट देखते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो हमने क्या लेना है, HCl लेना है, उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम है। हमें क्या पता है कि जो भी मैग्नीशियम है इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, और जो Cl है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, MgCl2। ठीक है, अब हमें ये पता कि Cl यहाँ पे तो 2 आ गए, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ से हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, L2। तो 2HCl में जब Mg मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, MgCl2 प्लस में H2। ऐसे ही जब सी पार्ट देखेंगे तो उसमें क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, Al2SO4 की ट्राइस प्लस में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, H2। और जब हमें इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से, यहाँ से 3 से। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा गया है हमें कि जो आयरन की फीलिंग्स है और जो HCl है कि Fe है, फोर्थ Fe प्लस में HCl। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, FeCl3 प्लस में
H2। तो यहाँ से जब हमें इसको बैलेंस करना हो तो हमें HCl6 ले लेंगे, तो यहाँ पे 3H2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। एक केस तो ये बनता है। साथ ही हम इससे FeCl2 बनाना चाहें तो FeCl2, मान लिया हमने यहाँ Fe लिखा प्लस में HCl तो H2, तो इस टाइम पे क्या होगा, तो सिंपल यहाँ पे 2HCl आ जाएगा। तो ये भी बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। तो अपना जो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि कंपाउंड्स हैं, जो अल्कोहल है, ग्लूकोज है, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स। तो भी हम उनको एसिड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, हमने एक एक्टिविटी में भी देखा था, क्या देखा था कि एसिड हम किसको बोलते हैं, जो H+ को डोनेट कर दे। लेकिन जब हम ग्लूकोज को देखते हैं C6H12O6, उसके बाद अल्कोहल को देखते हैं OH, उस केस में हमें क्या पता है कि जो ये दोनों हैं H+ डोनेट नहीं करते एक्वस सॉल्यूशन में भी। तो जो अल्कोहल है या ग्लूकोज है, इसको हम एसिड क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये H+ आयन नहीं देते। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, हालांकि इन दोनों में ही हाइड्रोजन होती है, लेकिन एसिड्स, इनको एसिड्स नहीं बोलते हम, क्योंकि दे डू नॉट डोनेट H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में H+ हमें नहीं देते। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट रेन वाटर डज। कि जो अपना डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता, लेकिन जो रेन वाटर होता है उसमें क्यों, क्योंकि जब भी देखो जब बूंद आती है तो हमें क्या पता है कि जो भी इन्वायरमेंट में अपने एसिड्स हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। उसके साथ मिक्स होने से क्या होगा कि उसमें एसिड्स मिक्स हो गए तो वो H+ दे सकता है, लेकिन जब डिस्टिल्ड H2O की बात आती है तो वहाँ से H+ लेना पॉसिबल नहीं है। तो जो डिस्टिल्ड वाटर है वो तो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो रेन वाटर होगा वो कंडक्ट करेगा। तो क्या बोलेंगे हम, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन इट। कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी ऐसा आयनिक कंपाउंड नहीं होता जो उसमें डिजोल्व हो जिससे हमें आयंस मिल जाएं। सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। हमें क्या पता कंडक्शन किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे तो कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई भी आयंस है ही नहीं। तो इस केस में तो हम क्या बोलेंगे कि जो अपना डिस्टिल्ड वाटर है वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन इन रेन वाटर मैनी गैसेज आर डिजोल्व, लेकिन जो अपना रेन वाटर होता है उसमें मैनी गैसेज डिजोल्व होती हैं, मेनली CO2 डिजोल्व फ्रॉम एयर एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। यहाँ से ये कार्बोनिक एसिड बना लेते हैं, यहाँ से हमें आयन मिल जाते हैं। इसकी वजह से जो रेन वाटर होता है उसमें कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई डू एसिड डू शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। हमें क्या पता है कि क्या क्वेश्चन है कि जो एसिड्स होते हैं वो बिना पानी के, बिना एक्वस सॉल्यूशन के एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते। हमने क्या पढ़ा है कि जो एसिडिक बिहेवियर होगा कोई भी सब्सटेंस है कब दिखाएगा, तभी दिखाएगा जब वो H+ डोनेट कर दे। लेकिन जब मान लिया मैंने HCl ले लिया लेकिन इसको एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिया, एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिया तो ये आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होगा। आयन में डिसोसिएट नहीं होगा तो H+ कहाँ से देगा, H+ ही नहीं देगा, तो इसको एसिड क्यों बोलेंगे हम। तो एसिडिक बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। कि जो भी इसका एसिडिक बिहेवियर होगा वो किसकी वजह से होगा, H+ आयंस की वजह से होगा। द एसिड डोनेट्स H+ ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन जो एसिड होगा वो H+ को एक्वस सॉल्यूशन में ही देगा बस। सो इन एब्सेंस ऑफ वाटर इट डज नॉट डोनेट H+ आयंस। तो जब पानी नहीं होगा, H2O नहीं होगा, तो ये H+ आयंस नहीं देगा एंड हैंस नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। और जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। इसमें हमें 5 सॉल्यूशंस दिए गए हैं A B C D E। इसमें हमें क्या बताना है, A B C D E pH इनके रिस्पेक्टिवली दिए हैं कि A का है 4, B का है 1, C का है 11, D का है 7, E का है 9। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिया गया है, इनके ये pH दिए गए हैं और यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा pH। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा न्यूट्रल होगा। तो हम क्या बता सकते हैं कि जिसका भी pH 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि इसको ऐसे मैच कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो डी जो अपना होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्यों, जिस भी का भी pH 7 हो वो क्या होता है, न्यूट्रल। और हमने क्या पढ़ा था कि जब हम 1 2 3 4 से ऐसे जाते हैं तो इस साइड क्या होता है, बेसिक
करेक्टेड है, तो जो एसिडिक होगा तो वो तो घटेगा, इस साइड चलेंगे तो एसिडिक घटेगा और इस साइड आएंगे तो एसिडिक बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक। तो ये तो अपना हो गया। सेकंड हमसे क्या पूछा गया है कि स्ट्रांगली एल्केलाइन की मोस्ट बेसिक क्या होगा। हमने देखा कि 1 से जब 14 की साइड चलते हैं, स्केल होता है अपना 1 to 14, जब हम 1 to 14 चलते हैं तो अपना जो बेसिक करेक्टेड है वो बढ़ता है। तो जो स्ट्रांगली एल्केलाइन होगा मतलब जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा, तो इसमें से सबसे ज़्यादा पीएच किसका है, सी का। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एल्केलाइन मतलब मोस्ट बेसिक। उसके बाद मोस्ट एसिडिक पूछा है, एसिडिक मतलब जिसका पीएच सबसे कम होगा, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वीकली एल्केलाइन, और ये क्या हो जाएगा, वीकली बेसिक, वीकली एसिडिक। अब हमें क्या बताना है कि जिसमें मैक्सिमम H+ आयन होंगे, तो जो मोस्ट एसिडिक होगा उसमें सबसे ज़्यादा H+ आयन होंगे, उसके बाद A में होंगे, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद C। तो इसका जो ऑर्डर होगा H+ आयन एसिड में ज़्यादा होंगे, तो जो मोस्ट एसिडिक है उसमें H+ आयन सबसे ज़्यादा होंगे, तो इसका जो ऑर्डर होगा ये आ जाएगा BADEC, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन 2 टेस्ट ट्यूब, कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, उनमें इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम डालनी है। एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या डालना है, HCl डालना है, जो अलग टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें हमें क्या डालना है, एसिटिक एसिड डालना है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब विल फीजिंग अकर्स मोर वाइग्रिशली, कि जिसमें फीजिंग सबसे ज़्यादा होगा। फीजिंग मतलब क्या होता है, फीजिंग मतलब कि जो इवोल्यूशन होना है गैस का वो किस में ज़्यादा होगा। हमने क्या देखा था कि 2 टाइप के एसिड्स होते हैं, एक तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक वीक एसिड होते हैं। वीक स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयंस में, और वीक एसिड कौन से होते हैं, जो डज नॉट कम्प्लीटली डिसोशिएट। अब डिसोशिएट होने से क्या मतलब है, डिसोशिएट होने से मतलब ये है कि मान लिया मैंने 100 HCl के मॉलिक्यूल लिए हैं, जब हम इसका एक्वा सॉल्यूशन में डिसोशिएशन देखेंगे तो 95 to 98 99 तक इनका क्या हो जाए, डिसोशिएशन हो जाए। लेकिन जब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, इसका मतलब क्या, मान लिया मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, तो उसके मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो उनमें से हो सकता है 50 to 55 ही मॉलिक्यूल जो किस में चेंज होंगे, इसमें चेंज होंगे, CH3CO नेगेटिव प्लस में H+, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हमें 2 एसिड लें, तो हमें क्या पता है, जो एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा, तो जितने ज़्यादा H+ मिलेंगे उतनी ज़्यादा H2 होगी, तो जो फीजिंग होगी वो H2 गैस की वजह से होनी है। H2 गैस किस में ज़्यादा होगी, जो एसिड अपना स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि फीजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस, जो फीजिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ Mg विद HCl एंड CH3COH। लेकिन हमें क्या पता है कि जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, H2 गैस भी ज़्यादा देगा, तो इसलिए जो फीजिंग होगी वो किस में ज़्यादा होगी, HCl में ज़्यादा होगी। यहाँ से हम इसके जो रिएक्शन है वो देखना चाहें तो क्या होगा, MgHCl, तो क्या आ जाएगा यहाँ से MgCl2 प्लस में H2 की H2 गैस आनी है। उसके बाद चलते हैं कि फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6, कि जो अपना फ्रेश मिल्क होता है उसका pH कितना होता है, 6 होता है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। हमें क्या बताना है कि जो इसका pH कैसे चेंज होगा जब ये कर्ड में चेंज हो जाएगा। एक्सप्लेन योर आंसर। हमें क्या पता है कि जो कर्ड होती है वो कैसे बनती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, की लैक्टिक एसिड की वजह से बनती है, कि जब अपना लैक्टिक एसिड बनता है उसके फॉर्मेशन की वजह से क्या बनती है, अपनी कर्ड बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका पीएच होगा वो एसिड की साइड जाएगा। मान लिया उसका पीएच 6 था, तो जब हम वो दूध से दही में चेंज होगी तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, लेस देन 6, क्योंकि उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उसका जो पीएच है वो एसिड की साइड ही चला जाएगा। तो pH ऑफ मिल्क बिकम्स लेस देन 6, जो मिल्क का pH है वो लेस देन 6 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन रिड्यूस इट्स pH, कि जो एसिड के फॉर्मेशन की वजह से जो इसका pH है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हमने देखना 12th क्वेश्चन। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, कि एक मिल्कमैन था, उसने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डाल दिया किसमें, इसमें फ्रेश मिल्क में। तो फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्केलाइन, कि उसने पहला क्वेश्चन तो क्या है कि जो मिल्कमैन था उसने फ्रेश मिल्क में क्या ऐड किया है, बेकिंग सोडा ऐड
किया है। तो इसमें क्या है कि हमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच एंड ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। हमसे पूछा है कि बेकिंग सोडा डालने से जो उसका पीएच है वो 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन की साइड क्यों फिक्स हुआ है। जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। जब हम किसी भी एसिड में बेस डालेंगे तो वो जो उसका पीएच है वो, जब हम फ्रेश मिल्क में जब भी बेसिक डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, तो उसका जो पीएच है वो बेस की साइड जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो जब हमने इसका पीएच 6 लिया था, जब हम इसमें कोई भी बेस डालेंगे तो जो इसका पीएच है वो बेसिक की साइड शिफ्ट होगा। बेसिक की साइड मतलब क्या कि वो बेस की साइड जाएगा, बेस की साइड जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, मोर देन 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि जो मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट योर इजीली, क्योंकि वो खट्टा ना हो इसीलिए उसमें क्या डालते हैं हम, जो ये अपना बेकिंग सोडा होता है वो डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। कि सेकंड क्वेश्चन पूछा कि बेकिंग सोडा डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि जो अपना दूध है वो खट्टा होने में टाइम लेता है, क्यों लेता है। देखो पहले तो पीएच था इसका मिल्क का 6, उसके बाद था जब हमने बेकिंग सोडा डाला, ये तो क्या है फ्रेश मिल्क, जब हमने इसमें साथ में बेकिंग सोडा भी डाल दिया तो इसका पीएच है वो कहीं ना कहीं 6 से ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लिया हमने क्या बोला कि जब एसिडिक, जब मोस्ट एसिडिक बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तभी दही बनेगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि मान लिया हमने कोई पीएच फिक्स कर लिया कि 4 पे आके दही को बनना है, हमने ये मान लिया, एज्यूम किया हमने कि जब पीएच 4 होगा तभी दही बनेगी। तो इस केस में हम क्या बोले, एक तो हमें 6 to 4 आना है, ठीक है, एक हमें 8 to 4 आना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पहले 8 to 7 जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 4, 5, 4 ऐसे आएगा, इसको सिंपल 4, 5। तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए जब हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो उसके पीएच को बढ़ा देता है, एल्केलाइन बना देता है, और जो उसको खट्टा होने में टाइम लगता है। तो जो एल्केलाइन मिल्क है वो उस ज़्यादा टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होता है हैज़ टू न्यूट्रलाइज द एल्कली प्रेजेंट इन इट। कि एक तो एसिडिक है, एक 8 आ जाए उससे एसिडिक जाए तो टाइम तो लगता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको स्टोर करना चाहिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में का, क्यों, बिकॉज मॉइस्चर अफेक्ट दी प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय स्लोइंग डाउन दी सेटिंग ऑफ प्लास्टर बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन। कि हाइड्रेशन की वजह से जो उसकी प्लास्टर है वो जो यूजलेस बन जाएगा कुछ टाइम के बाद। उसके बाद है अपना कि 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एसिड या प्लस बेस है, जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो हम क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर। कि व्हेन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टेक्स प्लेस देन वी गेट साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, HCl प्लस NaOH है तो NaCl प्लस H2O मिल गया यहाँ से। ऐसे एसिटिक एसिड में जब NaOH डालेंगे तो साल्ट प्लस वाटर मिल गया। उसके बाद हमें दो यूज़ लेने हैं, किस किस के, वॉशिंग सोडा के, बेकिंग सोडा के। जब वॉशिंग सोडा के यूज़ देखेंगे तो क्या होगा, ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की उसको हटाने में। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम, कैल्शियम उसमें होते हैं उनकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो जाए। उसके बाद बेकिंग सोडा किस में यूज होता है, एंटासिड के जैसे मेडिसिन्स में, जो अपना स्टोमक होता है उसकी एसिडिटी को हटाने में। उसके बाद यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो अपनी NCERT का जो सेकंड लेसन है 10th क्लास का, एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसकी NCERT क्लासेज कंप्लीट होने के साथ साथ अपना ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसकी 4th यूनिट देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।